So hello everyone. Today we are going to solve the paper number 22 और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है उसमें ये 12 नंबर का टेस्ट है। इस टेस्ट में केमिस्ट्री में आपका जो पोर्शन पूछा गया था वो पूरा क्लास 12th का पोर्शन पूछा गया था। अब आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आपका सिलेबस खत्म हो चुका होगा, तो नाउ यू आर ओनली टेस्टिंग योरसेल्फ कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो पूरे क्लास 12th को इंक्लूड किया गया था। लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। क्वाशियोरकर इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो क्वाशियोरकर जो है ये बच्चों में होने वाली एक बीमारी है और इसको हम लोग बोलते हैं, जिस कैटेगरी ऑफ डिजीज में आता है वो है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल नरिशमेंट। तो क्वाशियोरकर के बच्चों में क्या होता है कि कैलोरीज एडिकेट रहती है, मतलब खाना एडिकेट खा रहा है तो कैलोरीज की कमी नहीं है, एडिकेट कैलोरी रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ प्रोटीन जो चाहिए होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब प्रोटीन की डेफिशिएंसी इंडियन डाइट में बहुत कॉमन है, लेकिन बड़े लोगों में इसलिए दिखाई नहीं देती है क्योंकि बड़े लोगों में ग्रोथ उतनी तेज नहीं हो रही होती है, लेकिन बच्चों का तो डेवलपमेंट पूरा बॉडी का चल रहा होता है, तो वहाँ पे सिम्टम्स दिख जाते हैं। फ्लेकी हेयर्स बन जाते हैं, ऐसे ना, फ्लेकी मतलब वो पपड़ी पपड़ी टाइप का बाल पे जम जाता है। गांव में आप लोगों ने इस तरीके के बच्चे बहुत सारे देखे होंगे। तो यहाँ पे कैलोरीज एडिकेट रहेंगे एंड इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड। आपको पता है अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो दो कैटेगरी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसेंशियल और एक नॉन इसेंशियल। तो इसेंशियल जो होता है वो हमें अपनी डाइट में लेना ही पड़ता है, तो अगर वो हमें डाइट में नहीं मिल पा रहा है तो फिर हमें इन सब तरह की बीमारियां देखने को मिलेंगी एंड इट इज स्पेशली इन बच्चों में होती है, 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों में। सिलेक्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट। अब इस तरह का सवाल है तो सबसे पहले मेरी ये आदत है कि मैं इसको इस तरीके से गोला बना लेता हूँ ताकि जब भी मैं देखूँ तो मुझे दिख जाए कि हाँ इनकरेक्ट ढूंढना है। पहला है हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन द गिवन लिक्विड। तो आप जानते हैं कि हेनरीज लॉ क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। ये जो x है ये किस चीज को दर्शाता है कि कितनी गैस डिजोल्व हुई है। अब यहां से अगर मैं प्रेशर को फिक्स कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो ये KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x के, क्योंकि ये नीचे बटे में चला जाएगा। तो यानी कि KH यानी हेनरीज कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा सॉलिबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। और इन्होंने कहा एट अ गिवन प्रेशर, तो अगर गिवन प्रेशर पे यानी कि प्रेशर कांस्टेंट करके रखा है तो जितना ज्यादा वैल्यू KH का होगा सॉलिबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही लिखा हुआ है। दूसरा देखते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये जो लिखा है गैस की सॉलिबिलिटी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो आपको पता है कि गैस ज़्यादा सॉल्युबल कब होती है, तो इसको याद करने के लिए आपको कोल्ड ड्रिंक याद रखनी है। कोल्ड ड्रिंक सभी लोगों ने पिया होगा। कोल्ड ड्रिंक के अंदर पता है कि वो कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है, तो CO2 गैस को डिजोल्व करा जाता है। अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व करने के लिए कैसे रखते हैं, लो टेम्परेचर। कोल्ड ड्रिंक आप लोगों ने पिया होगा तो उसका टेम्परेचर लो रखते हैं और हाई प्रेशर रखते हैं। यानी कि गैस की सॉलिबिलिटी अगर आप बढ़ाना चाहते हो, किसी गैस को किसी पानी में घोलना चाहते हो और सॉलिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेस। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे तो कम हो जाएगी। एंड प्रेशर लिख दिया, ये बात सही नहीं है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पर लिखा है कि प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा है, दिस इज रॉन्ग। तीसरे स्टेटमेंट पे जाते हैं, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट अकम्पनिंग द डिकम्प्रेशन ऑफ डीप सी डाइवर्स ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विथ लेस सॉल्युबल हीलियम गैस इज यूज्ड एज ब्रीदिंग गैस। तो आपको पता है स्कूबा डाइविंग जब लोग करते हैं तो एक सिलेंडर लेकर जाते हैं, 2 सिलेंडर लगे रहते हैं उसमें, तो उसके अंदर हीलियम को डाला जाता है ताकि वो बेंट ना बने। तो ये बात भी सही लिखी हुई है ताकि पेनफुल इफेक्ट ना दिखाई दे। चौथा है, द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज गवर्न्ड बाय हेनरी लॉ। तो ये भी हमें पता है सही स्टेटमेंट है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। हमें इनकरेक्ट को चूज करना था, तो वी विल गो विद द सेकंड स्टेटमेंट। अगले सवाल पे चलते हैं। Hydrolysis of sucrose brings about a change in sign of rotation from dextro to levorotatory. Sucrose जो होता है it is a disaccharide. Now what is the meaning of disaccharide? अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो दो चीजें बनेंगे, एक बनेगा ग्लूकोज
और एक बनेगा फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो सबसे पहले क्या होता है कि सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इट इज डेक्स्ट्रो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेक्स्ट्रो? तो जब प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो वो उसको राइट डेविएट करती है, लेफ्ट डेविएट करती है, इसी को डेक्स्ट्रो या लीवो बोलते हैं। लीवो स्टार्ट फ्रॉम एल, तो एल से लेफ्ट, और डेक्स्ट्रो का मतलब राइट होता है। तो सुक्रोज के सॉल्यूशन से लाइट को पास करोगे तो दाहिनी तरफ जाएगी, लेकिन जब ये टूटता है तो ये बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब इसमें से फ्रक्टोज जो होता है वो लीवो रोटेटरी होता है, और ग्लूकोज अगेन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। लेकिन अगर इन दोनों के प्रभाव को देखा जाए तो ये तकरीबन 52 डिग्री डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, 52, और ये 92 डिग्री लीवो रोटेटरी होता है। तो दोनों का मिला के इसका प्रभाव डोमिनेट कर जाता है फ्रक्टोज का। तो पहले सुक्रोज कैसा था? डेक्स्ट्रो। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये लीवो रोटेटरी बन जाएगा। डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों कंपोनेंट बन रहे हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा प्रभावशाली है, तो ओवरऑल लीवो रोटेटरी हो जाता है। इस बात को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर, कि शुगर इन्वर्ट हो गया है अपने कॉन्फ़िगरेशन में। तो आपसे इससे रिलेटेड सारी बातें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में एज सच विथ डेटा दिया गया है आपको। तो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, it goes into glucose and fructose, it is a disaccharide non reducing sugar, और ये टूटता है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाता है। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है, फ्रक्टोज लीवो होता है। फ्रक्टोज का प्रभाव ज्यादा होता है, इस वजह से नेट जो रोटेशन है वो लेफ्ट की तरफ होता है, यानी लीवो रोटेटरी। तो सुक्रोज बेसिकली चेंज हो जाता है फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो ये इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्यूशन चैप्टर से है। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है सॉल्यूशन चैप्टर में कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका जो एलिवेशन होता है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और आपको ध्यान रखना है मोलैरिटी नहीं, नंबर के लिए आप क्या करेंगे? यू विल गो फॉर नेट मोलैरिटी। अब ये नेट मोलैरिटी कोई एग्जैक्ट टर्म नहीं है, लेकिन इसको निकालने का एक तरीका है। इसको आपको क्या करना है? नेट मोलैरिटी निकालने के लिए, इसके लिए क्या करें कि जो मोलैरिटी दी गई हो उस मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दें, किससे? नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो जो निकल के आएगा वो नेट मोलैरिटी होगा। अब एक बार नेट मोलैरिटी पता चल गई तो जिसकी नेट मोलैरिटी ज्यादा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, ये नियम होता है। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सीपी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट मोलैरिटी। अब सबसे पहले तो नेट मोलैरिटी निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। 4 लोग हैं अपने पास, चारों लोगों की नेट मोलैरिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी तो ऑलरेडी दे रखा है 10⁻⁻⁴। NaCl में 2 पार्टिकल है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल से गुणा करते हैं। तो इसकी नेट मोलैरिटी आएगी 2 × 10⁻⁴। यहाँ यूरिया जो होता है ये टूटता नहीं है, इसके अंदर एक ही पार्टिकल रहता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁴। MgCl2 में 1 Mg है, 2 Cl है, तो टोटल पार्टिकल्स की संख्या हो गई 3। तो 3 पार्टिकल हैं तो गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 × 10⁻⁻3। और यहाँ पर अगर देखें तो NaCl के अंदर 2 पार्टिकल हैं तो 2 × 10⁻²। अब सबकी नेट मोलैरिटी पता चल गई, जिसकी नेट मोलैरिटी ज्यादा होगी उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा वैल्यू दिख रहा है? डी वाला, तो डी सबसे आगे होगा क्योंकि 10⁻² है। फिर आएगा सी क्योंकि 10⁻³ है। अब 10⁻⁴ वाले में कौन ज्यादा हो जाएगा? ए ज्यादा रहेगा। तो हमारा सीक्वेंस बनेगा सबसे आगे डी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद आएगा ए, फिर उसके बाद आएगा बी। एक बात मैं आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है 4: एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर इन 4 के बारे में पूछे तो आप इसी क्रम में चलना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसकी उसकी ज्यादा, जिसकी नेट मोलैरिटी ज्यादा। लेकिन ध्यान रखना कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछ ले, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछ ले या वेपर प्रेशर पूछ ले, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछेगा तो आप वही वाला करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर फ्रीजिंग पॉइंट या फिर वेपर प्रेशर पूछ ले तो आपको सीक्वेंस उलट देना है।
यानी कि तब हो जाएगा कि जिसकी नेट मोलैरिटी ज़्यादा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम। अब मेरी बात में आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं एक बार फिर से इस बात को यहाँ पर लिख देता हूँ कि किन चीज़ों के लिए आप सीधा क्रम बनाओगे। तो अगर वो पूछता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस में ज़्यादा होगा तो सीधा क्रम बनाना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछे तो भी आप सीधा क्रम बनाएंगे। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे तो भी क्रम को सीधा ही रखना। और सीधा से मेरा मतलब है जिसकी नेट मोलैरिटी ज़्यादा उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा होगी। चौथा है अगर वो पूछता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी पूछ ले, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये तो चार चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर वो कभी बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ पूछ ले तो भी आप उसको इसी क्रम में रखें। बॉइलिंग पॉइंट, ये मैंने लिखी टोटल 5 चीज़ें। इन 5 चीज़ों के बारे में अगर पूछे तो आप ये सिस्टम चलाएंगे कि जिसका नेट मोलैरिटी ज़्यादा उनमें ये 5 चीज़ें ज़्यादा होंगी। जैसे अभी सवाल आया था कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो मैंने जिसकी नेट मोलैरिटी ज़्यादा थी उसी का बता दिया कि ज़्यादा है, उसी क्रम में चले। लेकिन अगर पूछ ले फ्रीजिंग पॉइंट, अब देखो इसमें जरा सा डिफरेंस है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सीधा क्रम चलता है, लेकिन अगर सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट पूछे या फिर पूछ ले सिर्फ वेपर प्रेशर, तो ये दो चीज़ों को ध्यान रखना कि अगर ये आ जाएगा, ये एक ये हो गया, ये दूसरा, तो ये ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीपी होगा। सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर आप कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेट मोलैरिटी। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर नहीं समझ पाते हो तो ये समझ लेना कि इन दोनों में क्रम क्या चलेगा, उल्टा क्रम चलेगा। जिसका कम उसका ज़्यादा कर देना, तो ये दोनों उल्टा चलेंगे और ये 5 लोग सीधे चलते हैं। तो अभी देखो सवाल में बॉइलिंग पॉइंट पूछा था तो मैंने सीधा क्रम दिया, इसी की जगह फ्रीजिंग पॉइंट लिखा होता तो हम उल्टा क्रम लेते। ये बात आपको ध्यान रखनी। एक रिएक्शन है A2 + B2 gives 2AB अकर्स बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। आपको पता है जब मैकेनिज्म दी रहती है कई स्टेप की, तो हम जो ऑर्डर या फिर रेट इक्वेशन लिखते हैं वो स्लो स्टेप से लिखते हैं। अब ये वाला स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप के हिसाब से लिखेंगे तो R लिखा जाएगा R बराबर K, और जो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट हो उस रिएक्टेंट को यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया जाता है A2 करके। तो आप देखो बाकी तो कोई रिएक्टेंट है नहीं, तो ये इसका रेट इक्वेशन हो गया। इस रेट इक्वेशन के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पर जो पावर होती है सबकी जोड़ के उसी को ऑर्डर कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ही पावर है तो वी विल कॉल इट कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। Among 0.1 m solution of urea, Na3PO4 and Al2SO4O3। अब देखो तीनों की मोलैरिटी सेम है, एक तो यूरिया है, फिर दूसरा है Na3PO4 एंड देन आफ्टर Al2SO4 होल थ्राइस। तो मुझे पता है मुझे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इन सब पे कमेंट करना है, तो मैं सबसे पहले इनकी नेट मोलैरिटी निकाल लेता हूँ। सबकी मोलैरिटी सेम दे रखी है तो हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.1 m इसकी मोलैरिटी है, पार्टिकल एक है तो इसका 0.1 ही हो जाएगा। इसके अंदर देखो 3 सोडियम और 1 फॉस्फेट यानी 4 पार्टिकल है, तो इसकी नेट मोलैरिटी गुणा करोगे तो 0.4 हो जाएगी। यहाँ पर 2 पार्टिकल इसके हैं, 3 पार्टिकल इसके हैं सल्फेट के, तो टोटल पार्टिकल हो गए 5, और 0.1 m है तो गुणा करोगे तो कितना आएगा 0.5। हमने तीनों की नेट मोलैरिटी निकाल दी। अब ऑर्डर हम किसके हिसाब से चलेंगे, वो 5 चीजें पूछी जाएंगी तो सीधा ऑर्डर, और पूछा जाएगा तो उल्टा ऑर्डर। पहला पढ़ते हैं, द वेपर प्रेशर। अब देखो वेपर प्रेशर पूछा गया है और क्या पूछा गया, फ्रीजिंग पॉइंट। हमें पता है इसमें उल्टा चलता है वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट में। तो वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट उसके लिए होंगे जिनका हाईएस्ट होगा नेट मोलैरिटी। तो ये यूरिया के लिए इन्होंने दे रखा है, यूरिया का तो लोएस्ट है, गलत बात दी है इन्होंने। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले लोग नहीं, ये उल्टा चलने वाले लोग हैं, तो ये उसके लिए ज्यादा होंगे जिसके लिए नेट मोलैरिटी कम होगी, और जिसके लिए नेट मोलैरिटी ज्यादा होगी उसके लिए ये कम होंगे। तो नेट मोलैरिटी सबसे ज्यादा इसकी है तो इसके लिए सबसे कम होना चाहिए, ये लिखा हुआ है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया, और पहला गलत हो गया तो मैं इन 2 ऑप्शंस को हटा दूंगा।
अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, द वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर द हाईएस्ट फॉर यूरिया। अब देखो यूरिया का सबसे कम है नेट मोलैरिटी, तो उसका हाईएस्ट होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट उल्टा चलते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट जो होगा ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये तो जिसकी ज्यादा उसका ज्यादा, इज हाईएस्ट फॉर Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये बात भी सही लिखी हुई है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव, वो उधर वाले 5 में आती है, तो जिसका नेट मोलैरिटी ज्यादा उसमें डिप्रेशन ज्यादा, तो हाईएस्ट होगा Al2SO4 होल थ्राइस के लिए, यानी ये भी सही बात लिखी है। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ए नहीं होना चाहिए, बी, सी एंड डी, यानी आई विल गो विद द थर्ड ऑप्शन, तीसरा सही हो जाएगा। और इस डिस्कशन से मैं आपको ये बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि ध्यान दे लेना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है या फिर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो सीधा चलेंगे, अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा होगा तो हम लोग रिवर्स ऑर्डर को फॉलो करेंगे। एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि डिकम्पोज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर विद अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 15 आवर। हाफ लाइफ 15 आवर है, 80% सैंपल कब डिकम्पोज होगा, तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगानी पड़ेगी। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है T इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग, और यहाँ लिखते हैं कुल कितना था और नीचे लिखते हैं बचा हुआ कितना है। तो 80% सैंपल डिकम्पोज हो गया है, तो अगर हमने शुरू में 100 लिया होगा तो बचा कितना होगा 20, क्योंकि 80% क्या हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है। तो एक तो ये बात, लेकिन इन्होंने मुझे के नहीं दे रखा है, के की जगह एक हिंट दे रखा है, वो है टी हाफ का। तो आप जानते हैं कि के बराबर टी हाफ का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लिख लें, तो टी हाफ बराबर क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल्स टू, अब 0.693 भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन मुझे चूंकि 2.303 को काटना है तो मैं इसको लिखूंगा 2.303 इंटू लॉग 2 डिवाइडेड बाई के। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये 0.693 ही लिखा है, लेकिन log 2 करके इसी को तो सॉल्व करके ही आता है। अब यहाँ से मैं k की वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट करूंगा, तो देखो मेरा टाइम जो 80% वाला है जो मैंने ये निकाला है, ये कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2.303 बाई k की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, देखो 2.303 इंटू लॉग 2 और ये जो डिवाइड करेंगे ना टी हाफ से, 15 घंटे जो दिया है वो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये 15 ऊपर आ जाएगा, और ऑलरेडी ऊपर क्या था log 100/20 का मतलब log 5 पहले से था, तो ये इतना आ गया मेरे पास, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा 15 इंटू log 5 डिवाइडेड बाई log 2, तो सही आंसर हो जाएगा मेरा तीसरा ऑप्शन, 15 मल्टीप्लाइड बाई log 5 बाई log 2। और कृपया करके log 5 बाई log 2 को log 5 बाई 2 ना लिख देना, गलत हो जाएगा। ये नहीं कि दो डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों में log है तो लिख दिया log 5 बाई 2, डोंट डू इट, इट्स रॉन्ग। और फिर घर पे जाके इस बात को सोचना कि अगर कहीं ऐसे लिखा है log 5 डिवाइडेड बाई log 2, तो हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं log 5 बाई 2, क्योंकि आपको पता है log 5/2 जो होता है वो डिवीजन नहीं होता है, ये तो होता है एक्चुअल में log 5 माइनस log 2। log a अपॉन b क्या बन जाता है, log a माइनस log b, और कोई दो चीज को घटाना और कोई जो दो चीज को भाग देना सेम तो हो नहीं सकता है, तो ये इसको बराबर ना कर देना। एक ऑप्शन ऐसा अगर इसमें होता तो कंफ्यूजिंग होता, बट एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस, अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, तो ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस जिसमें अगर दो सॉल्यूशन हैं, एक ही सॉल्यूशन है उसको दो हिस्से में बांट रखा है, बीच में मैंने SPM लगा दिया, SPM स्टैंड्स फॉर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इधर की तरफ सॉल्यूशन A है, इधर की तरफ सॉल्यूशन B है, दोनों में पानी लगभग बराबर भर रखा है, लेकिन इधर की तरफ मैंने ना सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा कर रखी, ए वाले साइड में सॉल्यूट कम है, 3 दाना सॉल्यूट मिला है, इधर मान लो सॉल्यूट ज्यादा मिलाया है, 8 दाना मिला देते हैं, 10 दाना मिला देते। अब देखो यहाँ सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा, और इधर की तरफ आप देखो तो तुलनात्मक रूप से सॉल्वेंट ज्यादा है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, क्योंकि सॉल्यूट को तो जाने ही नहीं देगा,
तो यहाँ से ज़्यादा सॉल्वेंट इधर की तरफ जाएगा, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में इन्होंने लिखा है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, ये तो गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में इन्होंने लिखा है लोअर वेपर प्रेशर टू हायर वेपर प्रेशर। देखो यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है तो वेपर ज्यादा बनेंगी, सॉल्वेंट से वेपर बनती है, सॉल्यूट से नहीं बनती। तो इधर हायर वेपर प्रेशर होगा, इधर लोअर होगा। ये कह रहे हैं लोअर टू हायर जा रहा है, ये भी गलत लिखी है। हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का अगर आप फॉर्मूला जानते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से, पाई इज इक्वल्स टू CRT। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो आप देखो कॉन्सेंट्रेशन इधर जाता है, अगर इधर ज्यादा है तो क्या होगा, इधर होगा हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी उल्टा लिखा हुआ है, तो 3 तो कट गए, तो एक ही बचा, हाई VP टू लो VP, यानी हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर। अब अगर आप इसको बोलना सीखना चाहो कि पानी का ऑस्मोसिस में कहां से कहां मूव करता है, तो आपको बताना भी आना चाहिए, इन सब के टर्म्स में बोलना चाहिए। तो ये जो ऑस्मोसिस है, दिस इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है किसका, सॉल्वेंट का। कहां से कहां मूवमेंट होता है और कैसे होता है, फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर टू किधर जाएगा, लो वेपर प्रेशर। एक तो ये बात सही है। दूसरा हम कह सकते हैं फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप देखें तो उधर की तरफ क्या था, सॉल्वेंट कम था, उससे जा रहा है किधर की तरफ, हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। कभी ये स्टेटमेंट लिख के आ जाए। या फिर आप कह सकते हैं फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू किधर की तरफ जाएगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। तो ये 3 बातें जहां पर लिखी हुई मिलेंगी वो सही बात होगी, बाकी के स्टेटमेंट गलत होंगे। तो इसको भी आप अपने नॉलेज सेक्शन में ऐड कर लें। एंड अगेन इट गोज थ्रू SPM। SPM का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कॉपर फेरी साइनाइड सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, या फिर वो एग का जो शेल होता है दैट इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। 99% ऑफ अ रिएक्शन हो रहा है कितनी देर में, 32 मिनट में। तो 99.9% कितनी देर में होगा, तो पहले ना 99% वाला टाइम निकालते हैं। तो उसके लिए समीकरण क्या लिखना पड़ेगा, 2.303 बाई के लॉग 99% हो गया। तो शुरू में अगर 100 लिया था तो बचेगा 1%। 99% हो गया, ऊपर लिखते हैं कुल, नीचे लिखते हैं बचा हुआ। तो 99 हो गया तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। और अगर हम 99.9 निकालें तो ये आएगा 2.303 बाई के, और यहाँ हो जाएगा लॉग, शुरू में अगर 100 लिया था तो अब 99.9 हो गया, तो मतलब 0.1 बचा। तो इन दोनों को हम जरा डिवाइड कर लेते हैं, तो ये इतना तो मुद्दा कट ही जाएगा। ये लॉग 100 है मतलब 2 बन जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 2 बनेगा, 2 आगे आ जाएगा। लॉग 10 1 होता है। तो ये मेरे पास आ गया। T99 का इन्होंने वैल्यू कितना दे रखा है, 32 मिनट, और ये वाला टाइम मुझसे पूछना चाहते हैं, इज इक्वल्स टू, यहाँ ये हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा 0.1, तो ये 1000 बन जाएगा। 1000 होता है 10 की पावर 3 आगे आ जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर ये 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप टाइम कैलकुलेट करोगे तो इसको ऐसे काट दें तो 16 और गुणे 3 आ जाएगा, तो 48 हो जाएगा। अब जरा एक बात को समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे ना अगर 10 आ जाए, लेटेस्ट से कि यहाँ पर 10 आ गया, तो 10 का मतलब 1 बनेगा, और जब यहाँ पर 100 आ जाएगा तो मतलब ये 2 बनेगा, 10 की पावर 2। जब ये 1000 बनेगा तब 3 बनेगा, यानी 1:2:3 का रेशियो चलेगा। अच्छा, अगर यहाँ 1000 की जगह पर 10,000 आ जाए तो 4 आ जाएगा, यानी कि ये 10 कब आएगा, जब यहाँ 100 लिखा हो और नीचे की तरफ 10 लिखा हो। दिस इज ट्रू। अगर ऊपर की तरफ 100 लिखा है और नीचे की तरफ 10, यानी अगर 90% रिएक्शन हो गया, तो 90% रिएक्शन में अगर टी टाइम लग रहा है 90% होने में, तो फिर 99% होने में कितना टाइम लगेगा, 2t। क्यों लगेगा, 1:2 का रेशियो आ रहा था। देखो यहाँ अगर 100 है और यहाँ पर अगर मैं 10 लिख देता हूँ,
तो फिर क्या होगा, ये कट जाएगा, log 10 1 आएगा तो ये 1 है, और अगर यहाँ 100 आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो 99% होने में 2t टाइम लगेगा, और 99.9% होने में अब ये 3t टाइम लगेगा, और अगर 99.99% कह दें तो 4t टाइम लगेगा। ऐसे जितना 99 बढ़ाते जाओगे 1t 2t 3t 4t 5t चलता रहेगा। अब इसमें से कोई भी एक आपको दे दे, कह दे 90% होने में 5 मिनट लगा, 99 में कितना लगेगा, तो मैं 2 गुना कर दूंगा, मतलब 10 मिनट लगेगा। तो इस तरीके से आप समझ, फिर कंक्लूजन कह लें, जब आप कोई सवाल लगाते हैं ना तो कुछ कंक्लूजन आपके सामने आते हैं, उन कंक्लूजन से अगली बार उस सवाल को करने में आसान रहता है, और ये पॉपुलर क्वेश्चन भी है, तो यू कैन कीप इट इन योर माइंड कि 90% होने में जितना टाइम लगता है उसका डबल टाइम लगता है 99% होने में। यानी अगर 1 घंटे में 90% काम हो गया है तो 2 घंटे में 99% काम हो जाएगा, और 3 घंटे लगेगा तो 99.9% काम हो जाएगा, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो। ये नहीं कि ये सारा ज्ञान जान के इसके बाद गए जीरो ऑर्डर में लगा है। भाई इक्वेशन किसकी लगा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर की, तो ये सॉल्यूशन भी किसके लिए कर रहे हैं, सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स डज नॉट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। तो टोटल प्रेशर जो होता है रॉबर्ट्स लॉ में, वो बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा, अगर हम पी ए निकालना चाहें, ए का प्रेशर, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। बी का निकालना चाहें तो ये हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। अब ये जो इक्वेशंस दिख रही हैं जो कि रॉबर्ट लॉ की बेसिक इक्वेशंस हैं, इनको अगर आप देखेंगे तो अगर मैं पी बी और एक्स बी के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ये वाई एक्सिस पे आ जाएगा, ये एम हो जाएगा, ये एक्स वाई बराबर एम एक्स बनेगा, यानी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और इसका भी ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी सारे लीनियर कर्व्स बनते हैं, नॉन लीनियर कर्व इसमें नहीं बनता है। तो ये जो चौथी वाली बात लिखी है कि प्लॉट ऑफ पी टोटल वर्सेस एक्स से इज नॉन लीनियर, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि सारे ही लीनियर हैं। ये लीनियर सही लिखा, लीनियर सही लिखा, लीनियर सही। तो रॉबर्ट लॉ में हम लोग जो ग्राफ्स बनाते हैं वो लीनियर ही बनते हैं, और आपको अगर एनसीईआरटी का चित्र याद हो तो आप इस तरीके से ऐसे, ये बड़ा पॉपुलर डायग्राम है ना एनसीईआरटी में, फिर उसमें पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव, तो यू कैन सी दैट ऑल दीज आर लीनियर लाइंस लाइक नॉन लीनियर। नॉन लीनियर ग्राफ बनता है जब डेविएशन होता है, either it is positive deviation or negative deviation, then the graph will become non-linear, otherwise the graph will be linear always. For a reaction 2A plus B gives C plus D, the active mass of B is kept constant but A is tripled, the rate of reaction will be। तो अब यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है कि एक रिएक्शन है 2A प्लस B, तो A का ट्रिपल किया गया है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो अगर मान लो कि इन्होंने कुछ नहीं दिया है, तो अब इस रिएक्शन में हमें पता नहीं कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है कि फंडामेंटल है या नहीं। अगर ये फंडामेंटल बोल देते इस रिएक्शन को, तो मैं इसका R बराबर लिख लेता K, और A की पावर लगा देता 2 और B की पावर 1 लगा। अगर ये बोलते कि फंडामेंटल, उस केस में अगर आप A को ट्रिपल करोगे 3 गुना, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, अगर आप ऐसा करते हैं तो। लेकिन चूंकि ये फंडामेंटल रिएक्शन नहीं बोला गया है कि ये फंडामेंटल रिएक्शन है, ऐसा नहीं बोला गया है, तो हम इसमें जो बेटर आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे अनप्रेडिक्टेबल। रीजन क्या है, क्योंकि ये चीज ना इक्वेशन देख के नहीं लिखी जाती। रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल, रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल, ये थ्योरेटिकल नहीं होता है। और जब तक आपको बोला ना जाए कि आप इस इक्वेशन को फंडामेंटल इक्वेशन मान लें, या फिर अच्छा अगर ये ऑप्शन ना होता तब ऑब्वियसली मैं इसके साथ जाता इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। क्यों? क्योंकि अगर ये ना होता तब मुझे कोई चारा नहीं बचता, मुझे किसी न किसी, तब मैं इसको फंडामेंटल ही मान के सॉल्व करता। अदरवाइज आपको फंडामेंटल अगर नहीं बोला गया है तो आप ना माने, और अगर ऐसा ऑप्शन दिया है तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, बिकॉज रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा आपको दे रखा है, कप्पा इज इक्वल टू दिया है 0.3568,
ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसको प्लेस किया गया है एक सेल में जिसका कंडक्टेंस यानी जी दे रखा है मुझे कितना 0.0268, ये इतना दिया है। तो कह रहे हैं कि सेल कांस्टेंट बताओ। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार, वेयर जी स्टार इज सेल कांस्टेंट। ये है सेल कांस्टेंट और ये जो है ये क्या है, ये कंडक्टेंस है और कप्पा जो है वो क्या है, इट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अब देखो इस इक्वेशन को अगर जानते हो तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें आपको ये निकालना है तो बस डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जी स्टार कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू कप्पा, कप्पा कितना है 0.3568, इसको डिवाइड कर देंगे किससे 0.0268 से। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, बट अगर आप थोड़ा मतलब मेहनत करोगे तो थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। जैसे 2 अंक इधर भेज दो तो 2 अंक भी इधर चला जाएगा। अब ये 35/2 आया, 35 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 17 गुणे 2 34 होता है ना। तो मतलब आंसर आपका इनमें से चूज करना हो तो इसी को चूज करोगे। मतलब अप्रोक्सीमेशन से आप अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि पावर दशमलव बहुत दूर दूर है। तो करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। यहाँ पर लिखा है 0.5 m सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक। असलियत में आइसोटोनिक का मतलब ये नहीं होता है कि कॉन्सेंट्रेशन बराबर, असलियत में होता है अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो दो चीजों को कंसीडर करता है, कॉन्सेंट्रेशन को तो कंसीडर करता ही है, साथ ही साथ इस बात को भी देखता है कि आई न डिस्टर्ब हो, आई इज वैंट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ यूरिया का जो आई है वो तो 1 है, तो हमें उसी को चूज करना पड़ेगा जिसका आई 1 हो और कंसंट्रेशन भी सेम हो। इसका आई देखो BaCl2 है, ये टूट जाएगा। बेंजोइक एसिड जो है ये डाइमर बना लेता है, तो इसका आई जो है वो 1.5 हो जाएगा, मतलब ये एसोसिएशन शो करेगा, डायमंड लिख दिया मैंने, तो शुड बी डाइमर। और NaCl भी पानी में जाके टूट जाएगा, लेकिन शुगर नहीं टूटेगा। तो 0.5 m सोल्यूशन ऑफ शुगर जो होगा वो इसके साथ आइसोटोनिक बिहेव करेगा। The variation of equivalent conductance versus decrease in concentration of a strong electrolyte। अब देखो अगर कोई strong electrolyte है, strong electrolyte, तो क्या होता है कि strong electrolyte के लिए जब आप concentration को कम करते हैं या फिर आप कहते हैं डाइल्यूशन करते हैं या फिर आप पानी मिलाते हैं जब, तो पानी मिलाने पे क्या होता है कि कंडक्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने से मूवमेंट के लिए जगह थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, तो इस वजह से कंडक्टेंस बढ़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पानी मिलाते मिलाते चले जाओ और वो बढ़ता ही तब बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद वो बढ़ना बंद कर देगा और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो क्या होगा कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा और फिर एक लिमिट को अचीव कर लेगा। तो यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए ही 1/n लिखा गया है। 1/n तब बढ़ेगा जब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो ये ऐसे इस तरीके से बढ़ता जाएगा और फिर एक लिमिट को अचीव कर लेगा, ये नहीं कि बढ़ता ही चला जाएगा। और जिस लिमिट को ये अचीव कर ले उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इन ग्राफ में तो बढ़ के घट रहा है, इसमें तो घट रहा है, तो अलग ही ग्राफ गलत हो गए। इस वाले में देखो ये बढ़ते बढ़ते इस तरीके से जा रहा है, जबकि इसको बढ़ते बढ़ते क्या होना चाहिए था, एक लिमिट अचीव कर लेनी चाहिए थी, जिस लिमिट पे पहुंचने के बाद इसका वैल्यू अब और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो द ग्राफ फर्स्ट विल बी द बेस्ट पॉसिबल ग्राफ। इसमें आपको प्रोडक्ट को मैच करना है, दीज आर नेम रिएक्शंस। आई विल सजेस्ट कि आपके नेम रिएक्शन जितने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, उसको A4 साइज पेपर पे कहीं लिखो। ऐसा मत सोचो कि मैं उसको अंडरलाइन कर लूँ या NCERT में कर लूँ, डोंट डू दिस। अभी टाइम है तो आप एक A4 शीट पेपर लें, उसमें 10-15 पेज होने चाहिए, ताकि आप सब उसके बारे में लिख सको कि कौन सा रिएक्शन क्या है, कैसे करता है। और उसमें ऊपर हेडिंग डालना नेम रिएक्शन। ये खुद से लिखोगे ना तो अगली बार उसको रिवाइज करने में 5 मिनट लगेगा, किताब से हर बार पढ़ने में नया फील आएगा। अपना हाथ चलाओगे तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू रिवाइज। तो आप ये रोजेनमुंड रिडक्शन आप जानते हैं कि क्या होता है, एसिल हैलाइड RCOCl,
इनको रिएक्ट कराते हैं PDBaSO4 के साथ, और ये इसको बदल देता है किसमें, RCHO में बदल देता है, यानी एल्डिहाइड में बदल देता है। तो ये एसिल क्लोराइड के साथ एल्डिहाइड बनाने का एक मेथड भी है, दिस इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिडक्शन। तो रोजेनमुंड रिडक्शन के अंदर देखो प्रोडक्ट कौन बन रहा है, एल्डिहाइड। तो हम पहले वाले को मैच करेंगे किससे, फोर्थ ऑप्शन से। तो पहले को फोर्थ से जैसे मैच करोगे आपका आंसर तुरंत टिक हो जाएगा, लेकिन तब भी आगे के ऑप्शन को सोच ले। रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन में आप जानते हैं कि फिनॉल जो होता है, फिनॉल को रिएक्ट कराया जाता है CHCl3 और साथ में NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। अब ये बेस जो है वो H लेके जाएगा, दुनिया भर का प्रोसेस होता है। और उस केस में CCl2 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन इसके साथ ही इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो कर देगा। इट्स अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, बट ये इसके साथ शो कर देगा क्योंकि ये ONa बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। तो वो सब तो मैकेनिज्म की बात हो गया। अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट सैलिसिल्डिहाइड इनटू दिस, और अगर CCl4 यहाँ पे यूज करोगे तो फिर मिलेगा क्या, सैलिसिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीमर टीमन रिएक्शन, सैलिसिल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा। तो मतलब बी के साथ हम लोग क्या मिलाने वाले हैं, थर्ड। ध्यान रखना अगर यहाँ पर CCl4 यूज किया, CHCl3 लिखा है ये, अगर इसकी तरह CCl4 यूज किया तो फिर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर COH यानी सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। एक ये बात याद रखनी है। रिएक्टेंट याद रखो, प्रोडक्ट याद रखो, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट हो रहा है, कार्बीन का जनरेशन हो रहा है, एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन इज रीमर टीमन रिएक्शन। टॉलिन जो होता है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉलिन ये आपको एल्डिहाइड वाली किताब में मिल जाएगा, AgNH3 होल ट्वाइस, और ये पॉजिटिव रहेगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को यूज करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, एसिड। लेकिन ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, तो इट कैन बी यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो टॉलेंस टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड, कौन नहीं देते हैं, कीटोन। टॉलेंस टेस्ट में रिएजेंट क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, एंड इट इज अगेन गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन सेक्शन में। लुकास टेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है, लुकास टेस्ट, दिस लुकास टेस्ट इज फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। टर्बिडिटी वाला टेस्ट कॉन्सन, इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl ये रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और 3 डिग्री तुरंत टर्बिडिटी दे देते हैं, 2 डिग्री थोड़ा टाइम लगा के, 1 डिग्री देते ही नहीं है, हीट वीट करोगे तो थोड़ा ऐसा होगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सो इट बिकम्स टर्बिड। भाई घुलेगा नहीं तो थोड़ा नहीं, सब धुंधला धुंधला दिखेगा, जबकि अल्कोहल क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो ये सारे जितने लिखे हुए हैं आपको इनके बारे में, ये सारी बातें जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो मैच द कॉलम था, और अच्छा मैच द कॉलम बनाते अगर ये लिख देते कि रोजेनमुंड का प्रोडक्ट क्या है। लिस्ट 1 इज द नेम रिएक्शन, लिस्ट 2 इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, तो फिर ये थोड़ा सा और सही सुटेबल बन जाता है, बट इट्स गुड। एंड अगेन आई विल से कि मेक अ लिस्ट, मेक अ कॉपी, जिसमें आप इन सबको लिख सकें। द स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर रिड्यूसिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन टू अल्कोहल। अब एल्डिहाइड कीटोन को अगर आप अल्कोहल में रिड्यूस करना चाहते हैं तो एक रिएजेंट है जिसका नाम है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड को लिखते ऐसे हैं, आपको पता है ये CH3, यहाँ पर CH और यहाँ CH3। अब ये ऐसे इस तरीके से रहता है, यहाँ OH लगा दे, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसमें से यहाँ से H हटा दो तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपोक्साइड, और ऐसे 3 लगा दो एल्यूमिनियम के साथ तो ये हो जाएगा I, और यहाँ पर आइसो के लिए है, और OPR का मतलब है ये प्रोपाइल रेडिकल है, इसके साथ ऑक्सीजन लगा है तो ये माइनस होता है, इस तरीके से 3 लगाने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। नाउ दिस इज यूज्ड एज अ रिएजेंट। इसमें ये जो प्रोपाइल अल्कोहल होता है ये हाइड्राइड प्रोवाइड करता है, it provides hydride for reduction, hydride is at minus for reduction, ये प्रोवाइड करता है ये, और ये आपको कई सारे रिएक्शन में
एज अ रिएजेंट मिल जाएगा। तो ये आपके एनसीईआरटी में शायद मेंशन नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट ये भी आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रखना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट, ये वाले सवाल बड़े पॉपुलर हैं। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो मैं इस बारे में कहता हूँ कि भाई जब ये सवाल आए तो सबसे पहले ये देखो कि दिया क्या है। ये एसआरपी नहीं दिया है, ये क्या दिया है, एसओपी। और एसओपी जब दिया रहता है तो अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉड एनोड माइनस ई नॉड कैथोड, उलट जाता है। जैसे हम लोगों ने याद कर रखा है ना कैथोड माइनस एनोड, वो तब जब एसआरपी दिया हो, एसओपी दिया हो तो उलट जाता है। अब इसमें कैसे पहचाने कि कौन एनोड है कौन कैथोड, तो जिंक का देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड, यानी जिंक हमारा एनोड है। अब एनोड का देखो कितना दे रखा है, जिंक का 0.76, तो यहाँ 0.76 लिख लो, और इसमें से घटा दो, इसका दिया है 0.41, इनको अगर माइनस करोगे तो ये आएगा 0.35 और पॉजिटिव में आएगा, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जस्ट डोंट गो फॉर द फॉर्मूला, कि फॉर्मूला याद कर लिया तो उससे नहीं, ये याद रखो कि किस क्या दिया गया है। तो यहाँ पर एसआरपी नहीं दिया है बल्कि क्या दिया है, एसओपी। तो एसओपी दिया जाता है तो फॉर्मूला बन जाता है ई नॉड एनोड माइनस ई नॉड कैथोड, ये बात आपको ध्यान रखनी। आईयूपीएसी नाम लिखना है, आपको नाम लिखने का तरीका पता है, सबसे पहले लिगेंड्स में से लिखना शुरू करते हैं और अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो इसका नाम एमीन है, इसका नाम एक्वा है, इसका नाम ब्रोमो है। तो 3 लोग हो गए, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये ए के बाद क्यू आ रहा है, ये ए के बाद एम आ रहा है, तो सबसे पहले एमीन आएगा अल्फाबेटिकली, तो टेट्रा एमीन से शुरुआत होगी, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। ब्रोमो बी पहले नहीं आता, पहले ए आता। अच्छा, टेट्रा का टी नहीं गिना जाता है, एमीन का ए गिना, मतलब जो टेट्रा बाई बाई लगते हैं इनको गिनते नहीं है, मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर काउंट करते समय नहीं गिनते हैं। तो नाउ दिस विल कम आउट एज टेट्रा एमीन, फिर इसके बाद एक्वा, फिर ब्रोमो, फिर कोबाल्ट थर्ड, और अंत में कौन लगा हुआ है, नाइट्रेट। नाइट्रेट के साथ डाई नाइट्रेट न लगा देना, इधर की तरफ जो एनायन वाले साइड में होते हैं सिर्फ उनका नाम लिखा जाता है, बाकी आप बैलेंस करते हो तो खुद ही पता चल जाता है कितने लगे हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, वेरी पॉपुलर ब्राउन रिंग टेस्ट। अगर किसी के अंदर ये NO3 माइनस होता है ना, NO3 माइनस, इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग इसके अंदर फेरस सल्फेट मिलाते हैं, FeSO4 मिलाते हैं और H2SO4 मिलाते हैं, तो इससे ना रिंग बनती है एक। कैसे बनती है इसका बहुत प्रोसीजर आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ये जान लें कि सबसे पहले जो नाइट्राइट होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, NO बनाता है। अब यहाँ पर ये सॉरी रिड्यूस होके क्या बनाता है, NO बनाता है। यहाँ पर ये +5 में है और यहाँ पे कितने पे है, +2 पे है। तो ये ना रिड्यूस होके क्या बना रहा है, NO बना रहा है। और दूसरी तरफ ये जो FeSO4 है ये बदल जाता है Fe+3 में, यानी फेरस सल्फेट बन जाता है फेरिक सल्फेट। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ फेरिक सल्फेट और ये रिड्यूस हो गया, तो NO बन के तैयार हो गया। फिर ये जो NO होता है, ये जो पहले से FeH2O होल 6SO4 फेरस सल्फेट इस रूप में पाया जाता है पानी के अंदर, क्योंकि पानी अंदर आके वो लीगेंड का डोनेशन कर लेता है। अब इसके ऊपर ये वाला जो NO है ये आके काम करता है, और ये NO आके एज अ लीगेंड यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो एक पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से हटाओगे तभी जगह बनेगी, तो H2O5 और NO जो है वो यहाँ पर आ गया, और बाहर हम लोग लगाएंगे क्या, SO4 जो कि पहले लगा हुआ था। यहाँ ध्यान देने की 2-4 बातें। सबसे पहले तो ये ब्राउन रिंग बनाता है, इट्स ब्राउन रिंग। दूसरी बात यह है कि भाई एक्सपेरिमेंट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे उलट दिया दोनों को। नाइट्रेट लो फिर फेरस सल्फेट मिलाओ और फिर बहुत ही जेंटली H2SO4 मिलाओ, फिर आपको दिख जाएगा। दूसरी बात पूछते हैं ब्राउन रिंग किसकी वजह से बनता है, तो इसका भी जवाब है। दूसरा ये है कि इसके अंदर ना ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का बहुत डिफरेंट है। आपने आयरन को +2 में देखा होगा, +3 में देखा होगा, बट यहाँ पे ये +1 में है, और ये NO भी +1 में है। तो 2 +1 वाले और एक -2 वाला तो मिला के न्यूट्रल हो रहे हैं। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी कभी कभी पूछ लेते हैं। अभी तो इन्होंने यही पूछा है कि कौन है, तो वी विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन जैसा कि हमें दिख रहा है। द लिगेंड्स नाइट्रो एंड नाइट्राइटो आर कॉल्ड एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट मतलब जिसके अंदर 2 डोनर हो वो एम्बीडेंटेट है,
और जो एम्बीडेंटेट होते हैं वो लिंकेज आइसोमर भी देते हैं, सही बात है। जैसे अगर मेरे पास SCN है तो कभी ये सल्फर से जुड़ेगा और कभी ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा, और इसी को लिंकेज आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ऐसे अगर अपने पास NO2 है तो ये कभी N से जुड़ेगा और कभी O से जुड़ जाएगा, जब इसको ONO लिखा जाता है तो नाइट्राइटो O बोलते हैं और नाइट्राइटो N भी बोलते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो पहली भी बात सही है और दूसरी बात भी सही है। और ऐसे लिगेंड्स को हम लोग एम्बीडेंटेट बोलते हैं क्योंकि इनके पास दो दांत है, मतलब इधर वाला डेंटेट का मतलब लिगेंड जोड़ने की क्षमता। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। NiCO4, NiCN4 और NiCl4। तो देखो NiCO4 जो है इसके अंदर तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। मेटल कार्बोनिल में निकल जो है वो 0 पे रहता है। अब 4s2 3d8 है निकल, तो इसके जो दो 4s वाले इलेक्ट्रॉन है निकल का, आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d8। तो अगर इसको बनाएंगे तो D8 बनेगा और 4s बनेगा। अब D8 में 8 इलेक्ट्रॉन में भर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ S भी भरा हुआ है, आगे फिर 4p है, आगे 4d। तो अब अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन करना है तो हमें S तो चाहिए ही चाहिए होता है। बिना S के कोई हाइब्रिडाइजेशन आपने तो नहीं सुना होगा अपने सिलेबस में। जैसे sp3d2 बनाना है, चाहे d2sp3, S तो चाहिए। तो इस वाले को खाली कराना पड़ेगा, तो इन दो इलेक्ट्रॉन को भेजें कहाँ, तो इन दो इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ भेज देते हैं। तो D जो होता है वो NiCO4 में पूरा भर जाता है, यानी कि ये डायामैग्नेटिक नहीं रह जाता, बल्कि कैसा हो जाता है, सॉरी पैरा नहीं रहता बल्कि डायामैग्नेटिक हो जाता है। अब आगे ये इसको S को लेंगे और फिर P को लेंगे, तो इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होगा इसके अंदर NiCO4। दूसरी बात, ये जो NiCO4 है इसके अंदर ये डायामैग्नेटिक नेचर का है। डाया इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए। जब Cn आता है यानी साइनाइड, तो वो यहाँ वाला तो ये खाली हो जाता है। क्यों खाली है, क्योंकि Ni+2 में, यहाँ पर अगर आप निकल को देखेंगे तो +2 में, तो इसका जो ये 4s है वो तो पहले से ही खाली है, और इन दोनों को ये पेयर कर देता है साइनाइड। तो Cn वाला भी डायामैग्नेटिक है और NiCO4 भी डायामैग्नेटिक है, लेकिन NiCl4 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, और ऐसा ऑप्शन आपको तीसरा मिल जाएगा, NiCl4 and Cn4 is paramagnet. Now I would like to say कि ये very important question, ये NCERT ने चूंकि दिया है ना बना के, तो इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। कौन पैरा है, कौन डाया है, किसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जैसे ये जो है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो ये DsP2 बनाता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। ये जो है ये sp3 है और ये भी sp3 है। अब ये दोनों sp3 हैं, दोनों टेट्राहेड्रल हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये वाला कैसा है, इट इज डायामैग्नेटिक बट दिस इज पैरामैग्नेटिक। तो सवाल आपसे कई सारे घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं कि अमंग द फॉलोइंग विच इज sp3 बट डायामैग्नेटिक, या पूछ लें विच इज sp3 बट पैरामैग्नेटिक, विच इज, ऐसे मतलब अलग अलग टाइप के। तो आपको इन तीनों की पूरी कथा याद होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकते हैं, इसके अंदर भी +2 है, इसके अंदर भी +2 है, और अगर इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो मतलब वॉट एवर इज इम्पॉर्टेंट, मतलब ये पूरा सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है और तीनों एनसीईआरटी में खूब डिटेल में दिया गया है। तो गो एंड हैव अ रीडिंग। एनोमर, अल्फा और बीटा जो ग्लूकोज होते हैं C1 पोजीशन पे डिफरेंस होता है। अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो ढंग से बनाओगे तो बन जाएगा, एक ऑक्सीजन लगाओ और इस तरीके से ये 6 मेंबर की रिंग बनती। ग्लूकोज के 6 कार्बन रिंग बनाने में इस्तेमाल नहीं होते, 5 ही कार्बन रिंग बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो 5 कार्बन आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग एंड इट इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, इट इज कॉल्ड पायरेनोज रिंग। तो ये C1 होता है, ये C1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और यहाँ पे एक कार्बन और ऊपर की तरफ लगा रहता है CH2OH। तो ये हो गया छठा कार्बन, ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि जो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म होता है, इसमें जो C1 नंबर वाला कार्बन है, अब देखो C1 नंबर वाले कार्बन पे अगर मान लो कि मैं OH नीचे की तरफ लगाता हूँ, अच्छा 2 नंबर पे तो दोनों में OH नीचे ही लगेगा। अगर यहाँ पे भी OH नीचे लग गया तो दोनों किस पोजीशन में आ गए, सिस पोजीशन में आ गए, सेम साइड।
और अगर यहाँ पे ऊपर लगा दूं तो ट्रांस पोजीशन में आ जाएंगे। तो अल्फा और बीटा ग्लूकोज में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, एक में सिस पोजीशन पे होता है और एक में ट्रांस पोजीशन पे होता है, और 2 नंबर पे तो नीचे ही रहेगा। यानी कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा फॉर्म इज एट द कार्बन नंबर 1। एक में नीचे OH लगा रहता है, एक में, बाकी सब सेम रहेगा। ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं एनोमर्स, जो एक ही कार्बन पे C1 पे डिफरेंशिएट करते हैं, दे आर कॉल्ड एनोमर। अल्फा एंड बीटा उसके एग्जाम्पल हैं। ग्लूकोज 6 मेंबर का रिंग बनाता है, पायरेनोज रिंग बोला जाता है, 5 ही कार्बन रिंग में इन्वॉल्व होते हैं, छठा बाहर होता है। बहुत सारी बातें हैं, और इसका ये जो CHO है, जो ग्लूकोज का कार्बोनिल ग्रुप था, वो जुड़ गया है। तो जुड़ने की वजह से फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए एक एल्डिहाइड वाले रिएक्शन नहीं शो करता। K2MnO4 डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। अगर आप एनसीईआरटी में डी ब्लॉक वाले चैप्टर में जाएंगे तो डी ब्लॉक वाले चैप्टर में जहाँ KMnO4 पढ़ाया गया है, पोटेशियम परमैग्नेट, वहाँ इसकी प्रिपरेशन पढ़ाई गई। तो प्रिपरेशन पढ़ाते समय उन्होंने शुरुआत करी है MnO2 से। तो MnO2 से उन्होंने बनाया है सबसे पहले K2MnO4 विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और वो ऑक्सीजन का मदद करके फिर बनाया। उसके बाद ये जो K2MnO4 है, इसको अगर आप वहाँ पर पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो लिखा हुआ है कि ये डिसप्रपोर्शनेट कर जाता है। और किस में डिसप्रपोर्शनेट करता है? एसिडिक मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी, दोनों ही मीडियम में लिखा है कि ये डिसप्रपोर्शनेट कर जाता है। लेकिन जो रिएक्शन लिखा हुआ है वहां पर, उसमें H+ लिखा हुआ है। यानी उन्होंने जो रिएक्शन में यूज करा है वो एसिडिक मीडियम को यूज करा है, लेकिन थ्योरेटिकली जो लाइन लिखी है उसमें दोनों ही मीडियम लिखे हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका सही जवाब क्या है, तो मैं कह दूंगा इसमें दोनों आंसर सही हो सकते हैं। ये भी सही हो सकता है और ये वाला भी सही हो सकता है, बिकॉज दोनों एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। लेकिन अगर कहते हैं कि मुझे एक ही टिक करना है, क्योंकि भाई नीट में एक ही टिक करना रहता है, तो चूंकि रिएक्शन में उन्होंने H+ वाला लिखा है, तो वो इस बात को दर्शाता होगा कि H+ वाला ज्यादा बेहतर रिएक्शन देता है। तो इन दैट केस आई विल गो विद H+, यानी एसिडिक मीडियम में 2 को टिक करके चलाऊंगा। लेकिन अगर A एंड B, B एंड C टाइप के ऑप्शन वाला हो, तो याद रखना कि थ्योरी में आज जाके पढ़ना, कि आप एनसीईआरटी में पढ़ो। कहाँ पर पढ़ोगे एनसीईआरटी में? प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 में, KMnO4 वाले सेक्शन में देखना। तो वहाँ जहाँ पर ये लिखा हुआ है, वहाँ ये बात लिखी है कि ये दोनों मीडियम में इस तरीके का काम कर सकता है। The actinoid exhibit more number of oxidation state। आपको पता है 2 सीरीज होती है, एक होती है छठे पीरियड में, 6th पीरियड में, और एक होती है 7th पीरियड में पीरियोडिक टेबल की। जो 6th पीरियड वाली है उसका नाम है लैंथेनॉइड, और ये मैं F ब्लॉक वालों की बात कर रहा हूँ। और जो 7th पीरियड में है इसका नाम है एक्टिनॉइड। जो लैंथेनॉइड्स हैं इसके अंदर 4F भरता है, और एक्टिनॉइड के अंदर 5F भरता है। अब लैंथेनॉइड के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है वो है +3, वेरी कॉमन एंड ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ही देखने को मिलता है। बाकी बहुत ही कम रेयर है इधर उधर में डिफरेंस। लेकिन एक्टिनॉइड के अंदर मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। तो स्टेटमेंट लिखा है द एक्टिनॉइड एग्जिबिट मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल देन लैंथेनॉइड। इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण एनसीईआरटी में लिखा है वो क्या लिखा है कि 5F, 7S और 6D, ये 3 भरे जाएंगे। अगर आप 7th पीरियड में चल रहे हो तो आपको पता है S तो सेम ही चलता है, D 1 कम होता है और F 2 कम होता है। तो इन दोनों की ना एनर्जीज, इन तीनों की बहुत कंपेरेबल है। एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लेस, तो कभी इनसे इलेक्ट्रॉन निकल गया, कभी उनसे निकल गया, कभी उनसे निकल गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ रीजन है कि बिकॉज ऑफ दिस लेस डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन दीज 3 ऑर्बिटल्स वी गेट मैनी ऑक्सीडेशन नंबर्स। लेकिन इसमें वो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो फिर हम लोग किसको देखेंगे? आपको पता है 5F जो ऑर्बिटल होगी वो बाहर होगी न्यूक्लियस में, क्योंकि 4F अंदर की तरफ होगा, 5F बाहर की तरफ होगा। द 5F ऑर्बिटल एक्सटेंड फर्दर फ्रॉम न्यूक्लियस देन द 4F ऑर्बिटल, इसलिए उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा इजी है रिलेटिवली। तो इनमें अवेलेबल ऑप्शंस में से आप इसी को टिक कर सकते हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी वाले ऑप्शन को भी याद रखें। रिडक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड किसे बोलते हैं? हमने एक बेंजीन बना लिया
और यहाँ लिख दिया C डबल बॉन्ड O और यहाँ Cl। ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड। और इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? PdBaSO4। अब अगर आपको पुरानी बात अभी याद होगी, थोड़ी देर पहले हम लोग रोजेनमंड रिडक्शन लिख रहे थे, तो इट विल बी चेंज्ड इनटू बेंजल्डिहाइड। करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इन द रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन हो रहा है। अब बेंजल्डिहाइड जो है वो कैसा है? ये है बेंजल्डिहाइड CHO, और फॉर्मल्डिहाइड क्या है? HCHO। इन दोनों के अंदर ही अगर आप देखें तो नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन। और अगर दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो मतलब एल्डोल होना पॉसिबल नहीं। एल्डोल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एल्डोल तभी होता है जब अल्फा हाइड्रोजन हो। अच्छा, जब एल्डोल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कैनिजारो की संभावना बनेगी। कैनिजारो इज पॉसिबल। नाउ व्हाट इज कैनिजारो? कैनिजारो में क्या होता है कि एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और एक रिड्यूस होता है। इट्स अ डिसप्रपोर्शनेशन। तो यहाँ पर एक होगा ऑक्सीडाइज और एक क्या होगा? रिड्यूस। तो जो रिड्यूस होगा वो बन जाएगा अल्कोहल, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या बन जाएगा? एसिड। तो इसके अंदर क्या होता है? कौन ऑक्सीडाइज होता है और कौन रिड्यूस होता है? तो ऑक्सीडाइज वो होता है जो मोर रिएक्टिव हो। तो आपको पता है बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा फॉर्मिक एसिड और बेंजल्डिहाइड बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। रॉन्ग। तो सबसे पहले लिखा है कि बेंजल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू बेंजाइल अल्कोहल। तो ये तो सही बात लिखी है, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड बना लेगा, ये भी सही बात लिखी है। रिएक्शन इज नोन एज क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, ये गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है? रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, रिएक्शन का नाम है कैनिजारो। चूंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल में हो रहा है तो क्रॉस्ड कैनिजारो शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ये जो है बेंजाइल फॉर्मेट इज फॉर्म्ड, ये भी गलत लिखा हुआ है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बेंजाइल फॉर्मेट नहीं बनेगा, क्योंकि फॉर्मेट तो वो वाला बनता है जो एसिड बनाता है। लेकिन इन दोनों में अगर मुझे चूज करना हो तो मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊँ, क्योंकि ये तो साफ सुथरा भाषा में गलत लिखा हुआ है। दूसरी बात है कि बेंजाइल फॉर्मेट, अब एक ये होता है ना कि एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, एक माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, तो थोड़ा बहुत ये भी ऑक्सीडाइज होता होगा, बन रहा होगा, तो इसको हम मान सकते हैं। लेकिन ये तो एकदम आंख बंद करके दिख रहा है कि ये गलत ऑप्शन है। अगर ये ना होता तो मैं इसको टिक कर देता कि बेंजाइल फॉर्मेट बन रहा है। बेंजाइल फॉर्मेट भी नहीं बनता है, बेंजाइल अल्कोहल बनता है, बट माइनर अमाउंट में बनता है, तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज वी हैव टू चूज बेटर ऑप्शन, नॉट द एग्जैक्ट ऑप्शन। जो चारों में बेस्ट हो उसको चूज करते हैं। जब एक एल्डिहाइड को हीट करते हैं एल्कली के साथ, तो ये एल्डिहाइड है, इसको हमने हीट किया एल्कली के साथ, पार्ट ऑफ इट वाज कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल एंड पार्ट ऑफ इट इनटू एन एसिड। तो ये वही है कैनिजारो रिएक्शन। तो वो एल्डिहाइड कौन सा हो सकता है? एन एलिफेटिक एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड तो एलिफेटिक है ही नहीं, एलिफेटिक है। तो हमारी ये कंडीशन क्या है कि ये किस रिएक्शन की बात चल रही है? तो दिस इज अबाउट कैनिजारो रिएक्शन। ये कैनिजारो रिएक्शन चल रहा है। कैनिजारो के लिए शर्त क्या है? नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन कैसे नहीं होगा? अगर आप कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाते हो तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड जब आप बनाएंगे तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंदर अल्फा कैसे पहचाना जाता है? फंक्शनल ग्रुप को डब्बे में बंद कर दो, उससे जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप बॉक्स में बंद हो गया, उससे जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। नाउ दिस अल्फा कार्बन, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? तो यहाँ देखो 2 बॉन्ड इधर, 3 इधर, 1 इधर, 4 पूरे हो गए, तो मतलब नो हाइड्रोजन। तो एरोमेटिक जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो वो कैनिजारो देंगे। अब यही चीज अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के अंदर देखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड HCHO है, तो एलिफेटिक के अंदर अब इसको ग्रुप को बंद कर दूं तो कार्बन ही अगला नहीं है, तो अल्फा अल्फा तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन सोचो अगर यही चीज होता कि एसिटल्डिहाइड होता, तो एसिटल्डिहाइड के अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O और H,
अब मैं अगर फंक्शनल ग्रुप को डब्बे में बंद कर दूं तो एक कार्बन मिला, उस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो ये अल्फा कार्बन हो गया और ये 3 हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, तो इट हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो लोग एल्डोल देते हैं, जिनके पास नहीं होता है वो कैनिजारो देते हैं। शर्तें कैनिजारो की लिखी हैं तो फिर मैं कैनिजारो वाला ऑप्शन टिक कर दूंगा, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा या तो एलिफेटिक में फॉर्मल्डिहाइड होगा। प्रोपियोनिक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस इन सनलाइट गिव्स। तो एक ये रिएक्शन जो है इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन। ये आपको मिल जाएगा किस चैप्टर में, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में मिल जाएगा, और वहां पर आपको अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेशन करना रहता है। अब अल्फा पोजीशन कैसे, प्रोपियोनिक एसिड है तो ये होगा CH3 CH2 और COOH, ये प्रोपियोनिक एसिड हो गया। अल्फा पहचानना मैंने अभी आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप को डब्बे में बंद कर दो, जो पहला कार्बन है वो अल्फा होगा, इसका एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे आपको क्या जोड़ना है, ब्रोमीन, क्योंकि Br2 के साथ चल रहा है। तो हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, देखो CH3, यहाँ एक हाइड्रोजन हटाया तो CH के बाद एक ही बचा, एक यहाँ ब्रोमीन लगाएंगे और फिर लिख देंगे COH, यानी कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज HVZ। अगर आपने इसका नाम नहीं सुना है तो आप इसको हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन बोलते हैं, तो वो आपको एनसीईआरटी में जाना है। एनसीईआरटी में आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर पे जाएं, वहां पे आपको मिल जाएगा। और ये अल्फा हैलोजिनेशन करता है, अल्फा हैलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, तो अल्फा पोजीशन पे जाएगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक Ag एंड Cu आर गिवन। अब इसमें कौन कैसे ऑक्सीडाइज कौन कैसे रिड्यूस कर सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको तरीका पहले बताया, अगर आप नहीं जानते हैं तो SRP दिया है अगर, तो जिसका SRP ज्यादा, जिसका SRP ज्यादा वह रिड्यूस होगा, क्योंकि नाम क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसका SRP ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, यानी जिसका SRP कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस करेगा। तो आप इन तीनों में देखो कि सबसे कम SRP किसका है, तो ये तो नेगेटिव में है, तो ये कम है, सबसे कम है, यानी ये इन दोनों को रिड्यूस कर सकता है। जिसका ज्यादा होता है वो रिड्यूस होता है, और जिसका कम होता है वो रिड्यूस करता है या खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो चूंकि इसका SRP सबसे कम है जिंक का, तो ये Ag और Cu को रिड्यूस कर सकता है, तो जिंक कैन रिड्यूस Ag प्लस एंड Cu प्लस, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब रिड्यूस करने को कहे तो कैटायंस को रिड्यूस करना, और ऑक्सीडाइज करने को कहे तो न्यूट्रल वाले को ऑक्सीडाइज करना। तो मगर ये लिखो कि Cu+2 को कोई ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो कैसे ऑक्सीडाइज कर देगा, नहीं कर पाएगा। द सोडियम सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड गिव्स अ सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग। तो इसमें फॉर्मिक एसिड जो है HC+OH, इसका अगर आप ये बनाए सोडियम सॉल्ट, सोडियम फॉर्मेट, तो अगर आप इसको हीट करेंगे 360 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये ना ऑक्सैलिक एसिड यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दो लोग मिलके बना लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसे C+O और O हो जाएगा, और यहाँ ये H है, ये इस तरीके से एक बॉन्ड बना लेंगे अपने बीच में, तो दैट विल बिकम अ डाई कार्बोक्सिलेट, ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। तो ये याद रखने की बात है, नॉलेज का बात है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट आप इसे याद रख सकते हैं, पेपर में आएगा। कुछ तो इधर बाहर का भी पढ़ना चाहिए, हल्का फुल्का, सब कुछ नहीं लेकिन कुछ कुछ पढ़ना चाहिए। एसिटल्डिहाइड अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन इंस्टेड ऑफ हाइड्रेट फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ OH-H2, सही बात लिखी। एसिटल्डिहाइड अभी मैंने बनाया था, और एसिटल्डिहाइड के अंदर आपको पता है कि कौन ज़्यादा बढ़िया प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो एल्डोल शो करेगा, वो हाइड्रेट फॉर्मेशन नहीं शो करता है। हाइड्रेट का मतलब OH नहीं आके अटैक करता है, वो एल्डोल बनाता है, ये सही लिखा हुआ है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनोलेट ऑफ एल्डिहाइड इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन OH। अब अगर आपको एल्डिहाइड, अगर आपको ये इसका थोड़ा मैकेनिज्म याद हो तो ये है एसिटल्डिहाइड। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, सबसे पहले बेस आता है, और बेस यहाँ से एक H निकाल लेगा। जब H निकाल लेगा तो ये जो बनेगा ये ऐसा बन जाएगा, CH2 यहाँ माइनस आ जाएगा,
और ये C डबल बॉन्ड O और H। अब ये बन गया, जब बेस आके H निकाल लेता है इसमें से, तब इसको बोलते हैं इनोलेट। इनॉल बनाते हैं ना, कीटो इनॉल, इसको यहाँ भेज दें, यहाँ H लगा दें तो इनॉल बन जाएगा। तो दिस इज इनोलेट। नाउ दिस इनोलेट ऑफ एल्डिहाइड, इट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि देखो अब पानी में OH माइनस भी है, OH माइनस तो पहले से ही था, ये अभी बन गया है, तो अब ये दोनों ही जाके इसके इस कार्बन पे अटैक कर सकते हैं। ये बहुत सारे हैं, ये ना सोचना कि वो वाला तो ये बन गया तो अब कैसे अटैक करेगा, ये वाला ये बन गया, ये बहुत सारे 10 20 50 100 करोड़ है उसके अंदर, पानी के अंदर। तो अब ये ना ये जाके इसके ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव होता है, और ये भी जाके अटैक कर सकता है। इन दोनों की तुलना की जाए तो दिस इनोलेट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल इन कंपैरिजन टू OH माइनस। तो इस वजह से वो जाकर अटैक कर ले जाता है। ये इसका रीजन भी बढ़िया एकदम लिखा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो A इज ट्रू, R इज ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। आपको ये पता है कि ये जो A है ये तो सोडा लाइम होगा, क्योंकि इसने CO2 गायब कर दिया, और CO2 को गायब करने का काम कौन करता है? सोडा लाइम। तो A तो सोडा लाइम है। लेकिन अगर यहाँ पे हम वही काम करें तो यहाँ पर जो B बनना चाहिए वो भी तो फिनॉल बनना चाहिए, वैसा कोई ऑप्शन यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है, तो थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर A उधर सोडा लाइम है तो इधर भी A सोडा लाइम होगा, और सेम रिएक्शन चलेगा तो सेम प्रोडक्ट होगा, तो बेंजीन नहीं लिखना चाहिए था। अच्छा, अगर यहाँ पर इसको हटा देते, ये चीज ना होता, तो ये बेंजीन बन जाता, तब बढ़िया चलता। तो ये थोड़ा सा ना उसी वाले को छाप के इधर लिख दिया गया, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो आई वुड से कि क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी थी। अगर यहाँ फिनॉल की जगह ये OH ना होता तो ये बेंजीन बन जाता, तब B हमारा बेंजीन हो जाता, A सोडा लाइम हो जाता, और जो C है वो यहाँ पर है वो पोटेशियम फिनॉक्साइड। और फिनॉक्साइड अगर आप पोटेशियम वाला लोगे तो फिनॉक्साइड में ये I जाके जुड़ जाएगा C2H5, तो दैट विल बिकम अ, तो ये भी बढ़िया मतलब सेट हो जाता। लेकिन बस ये गड़बड़ हो गई कि यहाँ पर एक OH एक्स्ट्रा हो गया है, दैट इज द प्रॉब्लम। बाय द वे, इस रिएक्शन के जो रिएजेंट्स हैं उनको पहचाने। सोडा लाइम का काम डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 गायब करता है, और फिनॉक्स, ये नाम देख के डरना नहीं, पोटेशियम फिनॉक्स, देखो फिनॉल बना लेते हो, अब फिनॉल में ऑक्साइड बनाना है तो जो OH था उसका O हटा दो, माइनस कर दो, तो नाउ दिस इज फिनॉक्साइड। अब यहाँ माइनस है तो कोई ना कोई प्लस भी आएगा, तो पोटेशियम आ गया, तो इसका नाम है पोटेशियम फिनॉक्साइड आयन। ये इसको जब इसके साथ रिएक्ट कराओगे C2H5I के साथ, C2H5I, तो आपको पता है K और I के रिश्ते अच्छे चलते हैं, ये दोनों चले जाएंगे अपना, और ये C2H5 जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, एक ईथर बन जाएगा। तो ये तो बढ़िया चल रहा है, दिस इज फैंटास्टिक, बट दिस वाज द ओनली प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। Which set of the following compound on reaction with an alkyl amine gives Schiff base? एल्डिहाइड कीटोन में एक आप रिएक्शन पढ़ते हैं, एल्काइल अमीन क्या है? RNH2 ये है। और अगर मैं इसका किसी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराता हूं, ये यहाँ R है और ये यहाँ H, तो ये H2O यहाँ से गायब हो जाता है, और ये बन जाता है RN डबल बॉन्ड C, और ये R और यहाँ पे H, तो इसको बोलते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड। तो ये शिफ बेस के नाम से जाना जाता है, एनसीईआरटी में लिखा भी है। तो हमें एल्डिहाइड चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें सब एल्डिहाइड हो। पहले ही ऑप्शन में आपको सब एल्डिहाइड मिल जाएंगे, बाकी में कुछ इधर जैसे अल्कोहल दे दिया है यहाँ पर, यहाँ ये सब उल्टा सीधा दिया। तो वी हैव टू फाइंड द एल्डिहाइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी एमीन इज फॉल्स? तो फिर अगेन ये फॉल्स को मैं ऐसे गोला बना लूंगा कि गलत ढूंढना है। एल्काइल एमीन स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं अमोनिया से, सही बात लिखी है, क्योंकि अमोनिया के और इसमें अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये जो RNH2 है ना, इसमें एक ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और अल्काइल ग्रुप शो करता है प्लस आई इफेक्ट, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, तो पहला तो सही लिखा है। एल्काइल एमीन स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं देन एराइल एमीन्स। नाउ एराइल एमीन क्या होते हैं? अगर ये गोला, ये डब्बे वाले एमीन्स जो होते हैं, इसमें आपको पता है इनका लोन पेयर जो है वो नाचता रहता है, तो फिर ये कमजोर बेस हो जाते हैं, तो दूसरी बात भी सही लिखी है। एल्काइल अमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड HNO2 टू प्रोड्यूस एल्कोहल, ये भी सही लिखा हुआ है। अगर आप एल्काइल अमीन को HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो एल्कोहल बनाएंगे। लेकिन अगर आप एराइल अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो फिनॉल नहीं बनाएगा,
वो डाई एजोनियम क्लोराइड बना लेगा। तो सबसे पहले ये HNO2 जो होता है ये अनस्टेबल होता है और इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं NaNO2 प्लस HCl, और इसको आप डाई एजोटाइजेशन एजेंट के रूप में भी जानते होंगे, जो कि फिनॉल के साथ एराइल एमीन यानी एनिलीन के साथ यूज किया जाता है। तो जो चौथी बात लिखी है ना ये गलत बात लिखी है, तो फोर्थ को हम लोग बाहर कर देंगे। ग्लूकोज इज एडेड टू 1 लीटर वाटर टू सच एन एक्सटेंट डेल्टा TF अपॉन KF। तो अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। तो यहाँ से मोलैलिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा TF अपॉन KF। यानी ये जो ऐसा डरावना सा दिखने वाला दिया है ये एक्चुअल में मोलैलिटी दी है। तो मोलैलिटी दिया है हमें 1/1000। वेट ऑफ ग्लूकोज पूछा गया है, तो मोलैलिटी के फॉर्मूले पे सामने सामने रख देते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर लिखते हैं 1000। ये दिया है 1/1000। वेट हमको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है और 1 लीटर पानी 1 किलो ही होता है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम, ऊपर 1000, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल मिला के W बराबर आ गया 180 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ जाएगा 0.18 ग्राम, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको देख के घबराना नहीं, ये एक्चुअल में मोलैलिटी लिखा हुआ है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। आई भी आता है फॉर्मूले में यहाँ पर, लेकिन इसके लिए I 1 हो जाएगा। ग्लूकोज जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो I की वैल्यू 1 होगी। एसिटामाइड इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग। एसिटामाइड कौन है, CH3C डबल बॉन्ड ONH2, ये एसिटामाइड है। इसको ट्रीट किया गया इन सब रिएजेंट के साथ, कह रहे हैं किससे, मिथाइल एमीन मिलेगा। अब जरा मिथाइल एमीन को लिखते हैं, तो मिथाइल एमीन है CH3NH2, यानी कि इसे गायब करना है। इसको गायब करने के लिए आपको पता है ये बहुत अच्छा रिएजेंट है, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अगेन नेम रिएक्शन है, तो अगर आप ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन वाला वो 15-20 पन्ना जो मैं आपसे कह रहा हूँ बना लें, तो आपकी 50% प्रॉब्लम 60% प्रॉब्लम तो ऑर्गेनिक की वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप किताब से देखते लिखते हैं तो नहीं हो जाएगा आपको। और कलरफुल पेन से सुंदर सा, एज ब्यूटीफुल एज यू कैन, 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा, बट इट डजंट मैटर, राइट इट एंड सी द मैजिक। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, और इसके अंदर CO जो है बीच वाला ये उड़ जाता है। तो ये ना कार्बन को कम भी कर रहा है, मतलब सीरीज को डाउन भी कर रहा है, तो डिसेंट ऑफ द सीरीज भी होता है, और इसके अंदर मिथाइल एमीन प्रोडक्ट हो जाएगा। मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। अभी मैंने आपको वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया था, तो इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये O हुआ करता था और ये सब ऐसे चल रहा था। इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर मैं इस फर्स्ट पोजीशन पे OH की बजाय OCH3 लगा दूं, OCH3, तो ये ना ग्लाइकोसाइड बन जाएगा और ये मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड हो जाएगा। अब इनका जो CHO ग्रुप है ये तो क्या है कि नहीं है, गायब है, और अगर CHO ग्रुप इनका बिजी है तो ये ना तो फेहलिंग देंगे ना तो HCN के साथ एडिशन देंगे। तो ये दोनों ही टेस्ट नहीं दे पाएंगे, बोथ ऑफ दीज नहीं दे पाएंगे, बिकॉज इनके अंदर जो CHO यानी कि C डबल बॉन्ड एल्डिहाइड या कार्बोनिल वाला पार्ट है वो तो इंगेज्ड है, तो दोनों ही टेस्ट ये नहीं दे पाएंगे। वो pH वैल्यू जब एक पोलर अमाइनो एसिड इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट ना करे तो उस पॉइंट को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ज्विटर आयन होता है, एक pH ऐसा आता है जिस pH पे ये न्यूट्रल हो जाता है। तो जब वो न्यूट्रल हो जाएगा मतलब एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। आपको पता है अगर आप एक ये अमाइनो एसिड बनाएंगे तो इसमें कार्बन है, एक तरफ H होता है एक तरफ R होता है, एक तरफ COOH बनाते हैं और एक तरफ NH2 बनाते हैं। तो अगर मैं ना इनको ऐसे लिखूं कि ये NH2 जो है वो NH3 बन के प्लस बन गया और यहाँ पे माइनस बन गया, तो प्लस माइनस दोनों ऐसे आयन को बोलते हैं ज्विटर आयन। और ज्विटर आयन जो होता है उसमें एक पार्ट प्लस होता है एक पार्ट माइनस। तो ऐसे टाइम पे जब ये न्यूट्रल हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव ही नहीं करेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करेगा तो उस पॉइंट को, उस pH को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। टेक प्लेस एक्सेप्ट, देखो सब रिएक्शन हो जाएंगे। ये NH3 है, यहाँ से OH हटा देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है
वो ये है कि वो OH को हटाता है, वो एडिशन शो नहीं करता है। अपने C डबल, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो तो वो इस तरीके का है, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। अगर आप इतनी चीज छुपा लो तो आपको लगेगा ये भी तो एल्डिहाइड कीटोन है, लेकिन ये एडिशन शो नहीं करता है। तो इसमें ये जो NH2 को ले जाके ये जोड़ दिया गया है, H2 को यहाँ पर और O से निकाल दिया गया, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो नाइट्रोजन या फिर अमोनिया के डेरिवेटिव्स का जो रिएक्शन है वो सिर्फ इनका कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको वहां देखने को नहीं मिलेगा। इस रिएक्शन में जो पहला स्टेप हो रहा है उसमें SOCl2 लग रहा है, वो OH हटाएगा और यहाँ पर क्या लगा देगा, Cl। तो जो B बनेगा मेरे पास वो बनेगा CH3 CH2 और COCl, ये बन गया B। अब इसमें आप अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं तो इस Cl की जगह पर NH2 लग जाएगा, यानी जो C बन के तैयार होगा वो होगा CH3 CH2 देन आफ्टर CO एंड NH2। नाउ दिस इज C। और एक KOH Br2, अगेन अभी मैंने आपको बताया था हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, Br2 के साथ KOH लेते हैं तो अगेन ये CO गायब हो जाएगा। तो जो ये यहाँ से D बन के तैयार होगा वो D क्या होगा, CO यहाँ से हटा दो तो CH3 CH2 NH2, यानी इथाइल एमीन बन के तैयार हो जाएगा। अगेन मैकेनिज्म आपके पास है तो आपको स्लो वाले को फॉलो करना है। स्लो वाला ये स्टेप है, तो फिर R बराबर क्या हो जाएगा, K A और B। पावर 2 नहीं आएगी, ये ध्यान रखें। क्यों नहीं आएगी पावर 2, मेन रिएक्शन में तो है लेकिन इसमें नहीं, और इसमें नहीं है तो हम इसी को फॉलो करेंगे क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। When the all cis isomers of C6H6123456 hexachlorocyclohexane is heated with alcoholic KOH। देखो अल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसका मतलब ये क्या निकालता है, HCl निकाल लेगा। हाइड्रो हैलोजिनेशन को हटाता है, माइनस करता है HCl को। लेकिन एक और बात है ये कि ये जो है ये एंटी एलिमिनेशन करता है, इट गोज फॉर एंटी, मतलब जिधर से H निकालेगा उसके अपोजिट से Cl निकालेगा। तो अगर मैं एक ये ले लूं, एक हेक्साक्लोरो, सब पे Cl लगा हुआ है, और एक चीज जो इसमें लिखी नहीं जाती है वो कौन सी है, H भी है सबके पास, मतलब H लिखा नहीं गया लेकिन सब पे H भी है। तो होगा क्या, जब आप अल्कोहलिक KOH देंगे तो ये ना एक कार्बन से Cl निकालेगा और दूसरे वाले से यहाँ से H निकाल लेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा। सेम काम ये यहाँ पर भी करेगा और सेम काम ये यहाँ पर भी करेगा। अब इसके आगे भी ये कर सकता है, Cl है इसके पास, लेकिन ये कंपाउंड बड़ा स्टेबल हो गया, एरोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा, तो इट विल फॉर्म दिस काइंड ऑफ कंपाउंड Cl। अब यहाँ भी H है, अभी निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसकी एरोमेटिसिटी क्यों डिस्टर्ब करेंगे, तो 3 चले जाएंगे और फिर ये बनके तैयार हो जाएगा। द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है इतना, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई, कॉन्सेंट्रेशन दिया तो हमको पता है R बराबर K और यहाँ पर X ये लिखना है, तो K निकालना है तो ये हो जाएगा R डिवाइडेड बाई X। बट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन कि ये यहाँ पर मिनट में लिखा है और आंसर पर सेकंड में है। अगर आपने डायरेक्ट यूज कर लिया तो तुरंत आपका गलत हो जाएगा, तो ये ना ध्यान देने वाले सवाल है। तो सबसे पहला तो क्या करना पड़ेगा, रेट को पर मिनट से पर सेकंड में बदलना है। तो रेट को आप ये नहीं लिखेंगे 7.5 × 10⁻⁴, बल्कि आप इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाई 60। अब ये रेट बना है, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा पर सेकंड में बदलने के लिए। देन आपको x लिखना है, वो 0.5 यानी 1/2 हो जाएगा। तो नाउ इट कैन बी सॉल्व करके आप इसको देख लें। तो 0.5 का मतलब ये 30 बन जाएगा, और 7.5 को 30 से काटो तो 4 आता है, 1/4। तो 1/4 का मतलब हो गया 0.25 × 10⁻⁴ या 2.5 × 10⁻⁵। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। बट ये कैसा सवाल है, इसमें ध्यान देना है, ध्यान दो। और क्या ध्यान दो, यूनिट का, क्योंकि आप सोचोगे कि सरल सवाल आ गया और आपको -1 देके चला जाएगा। तो बी अवेयर ऑफ द यूनिट, सबसे बड़ी गलती इसमें यूनिट। हालांकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, जैसे अगर यहाँ 0.5 ही लिख देते तो 7.5 का 15 बन जाता है, ऑप्शन है, तीसरा ही ऑप्शन है। तो कृपया करके सतर्क रहें, सावधान रहें।
और इसी को देखते रहे अभी तो बहरहाल। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ शुगर ऑन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट? तो फ्रीजिंग पॉइंट तो कम हो जाता है डिप्रेशन, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। बिकॉज सॉल्यूशन बनाते हैं तो इंक्रीज यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अमाइनो एसिड मोस्टली ज्वेटर आयन के रूप में अभी बनाया था मैंने आपको, तो इस रूप में रहते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव बना के रखते हैं, मजे में रहते हैं इस तरीके से। तो अमाइनो एसिड ऐसे रहेंगे। तो ये आपका पेपर का सॉल्यूशन हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन। अभी आपके पास 16 टेस्ट हैं तकरीबन, और है ना, बहुत समय है, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, आपका सिलेबस खत्म हो गया हो तो कृपया करके अब आपको सेल्फ डिसिप्लिन से काम करना है। मतलब कोई दूसरा आपको कुछ नहीं बताएगा, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। एक और चीज का ध्यान रखें कि जैसे मैंने आपको आज बताया कि आप उसको लिखें, इन सब चीज़ों से ना एक तो घर पे बैठ के पढ़ने में मन लगता है, दूसरी बात दोबारा उसको उठा के देखो तो और अच्छा लगता है। ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं, इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, बिकॉज यू हैव टू मेक समथिंग जिससे आपका मन लगा रहे, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे। तो दैट वाज द पॉइंट। पेपर अगेन इट वाज एन एवरेज पेपर। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कुछ भी गलत ना करो, बट अगर 2-4 चीज़ें एनसीईआरटी के बाहर की गलत भी हैं तो सर पकड़ने की जरूरत नहीं, उनको मार्क कर लो अपने पेपर में एंड गो ऑन विद दैट। अगले सॉल्यूशन के साथ फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।